अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो के अंदर हम एक नया सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। एक नई चीज़ लेके आने लगे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले आपने देखा कि हम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो स्कूटर्स थे उनके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की, काफ़ी रिव्यूज़ किए और जितनी भी पॉसिबल हो सका आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से। लेकिन आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक कार के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स जो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है वो कितनी, यानी कि क्वालिटी वाइज या उनकी परफॉर्मेंस वाइज वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की हैं। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो के अंदर हमारे साथ ऑनर मौजूद है एक इलेक्ट्रिक कार के, हॉनरी 2.0। जनाब शकील साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है उन्होंने मुझे ऑनलाइन, वो मौजूद है। हम उनका इंटरव्यू करेंगे और हॉनरी के ऊपर जो भी मैक्सिमम मालूमात है या इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दो एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब अकबर साहब हैं, वो कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और जनाब फवाद साहब हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। यानी कि एक पूरे का पूरा एक्सपर्ट पैनल इस टाइम मेरे साथ मौजूद है और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। खास तौर पे आज का जो यानी कि आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम हॉनरी 2.0 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रोस कॉन्स और क्या ये लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फवाद भाई की तरफ जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन है मार्केट की इलेक्ट्रिक कार के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ करें। और हॉनरी के मुकाबले पे कौन कौन सी, यानी कि कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। ठीक है। ईवी अडॉप्शन के लिए ज़रूरी है कि मार्केट में ऐसी गाड़ियां मौजूद हों जो कि मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हों और वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि इस कैटेगरी के जो बायर्स हैं वो प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ज़्यादातर कंपनीज जो अभी तक ईवीज़ लेके आई हैं वो सीबीयूज़ हैं जो कि आम आदमी की रेंज से बाहर हैं। और हॉनरी इस वजह से पाकिस्तानी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक अफोर्डेबल ईवी है। लेकिन क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये हमें इस वीडियो में पता चलेगा ओनर के फीडबैक से। हॉनरी के अलावा जो ऑप्शंस मौजूद हैं इस सेगमेंट में वो वोल्ट ईवी या रिनको आरिया है। ये दोनों एक ही गाड़ी के दो नाम हैं पाकिस्तान में। और इसकी भी क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं है, और ये एज सीपीयू आ रही है। और इसके अलावा जो दूसरी गाड़ी है वो गीगी है, जो कि उसकी क्वालिटी तो बेहतर है, उसकी फिट एंड फिनिश भी देखने में बेहतर लगती है। लेकिन उसके साथ इशू उसके साइज़ का है, जो कि टू डोर है और उसका ट्रंक भी ना होने के बराबर है। तो फवाद भाई ने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि यानी कि मार्केट की सिचुएशन क्या है और यहाँ पे यानी कि मिड रेंज में कौन कौन सी हमें ईवी कार्स मिल रही हैं, यहाँ के मिडिल क्लास के लिए कौन कौन सी हो सकती हैं। क्योंकि मिडिल क्लास इसको यानी कि अडॉप्ट करेगी तभी ईवी का जो रेवोल्यूशन है वो पाकिस्तान में आ सकता है। तो मेरे साथ, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, कि शकील साहब मौजूद है, हॉनरी 2.0 के ऑनर है। तो हम इनसे डायरेक्ट इनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं शकील भाई से कि आखिर वो क्या बैकग्राउंड थी कि आपने हॉनरी 2.0 को पहले बुकिंग करवाई, फिर वेट किया और फिर आपको मिली। तो जाहिर सी बात है बैकग्राउंड से हम चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपसे काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो शकील भाई हमें बताइएगा कि बैकग्राउंड क्या थी इसको परचेज करने की। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मुबशर भाई आपका, और जो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट इस वक्त अवेलेबल है, कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और बीइंग अ हॉनरी ऑनर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं। बेसिकली मैं एक एसयूवी यूज़र हूं और हमारे घर में एक सेडान कार भी है जो कि स्कूल पिक एंड ड्रॉप और ग्रोसरीज वगैरह के लिए यूज़ होती है। मैं एक चूँकि गैजेट लवर हूँ और अर्ली अडॉप्टर हूँ टेक्नोलॉजी का, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जहन में ये भी था कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे मैं कम करूँ, कैसे कंट्रीब्यूट करूँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो मैंने सोचा कि ये जो हमारी सेडान कार है उसको मैं रिप्लेस करूँ बाय ईवी कार, जो कि मेरे बजट मेरे रेंज में भी हो और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव हो, मेंटेनेंस की कॉस्ट उसकी कम हो, फ्यूल की कॉस्ट कम हो। तो जेडीएम फ्रैंकली स्पीकिंग आपको पता ही है कि एक रिस्की चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपके पास आफ्टर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स की और एक्सपर्ट्स की नॉन अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में कॉमन चीज़ है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से कोई सीकेडी कार, जो कि प्राइस रेंज या मेरी बजट के अंदर ही फॉल करती हो। और इसके अलावा जो अवेलेबल ऑप्शंस थे पाकिस्तान में, उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट ऑप्शन मुझे लगा वो होंडरी था। उसकी एक तो वजह यह है कि उसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने दो तीन मुख्तलिफ जापानीज कार की उन्होंने कॉपी की है। साथ में इसमें जो फीचर्स अवेलेबल है वो भी मेरे ख्याल में बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख़रीदने के बाद कुछ इश्यूज मैंने फेस किए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं तो नो डाउट कि ये कार जो है एक अच्छा ऑप्शन रहेगा बेसिकली। जी। तो इस प्राइस टैग के अंदर जैसा कि हम देखते हैं कि हॉनरी 2.0 जो है वो 4 मिलियन के प्राइस टैग के अंदर हमें यहाँ पे मिल रही है। इस प्राइस टैग को अगर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे देखें तो हमें वैगनार भी मिलती है, पेट्रोल जो है, और उसके अलावा ऑल्टो भी मिलती है। तो ये जो एक खास यानी कि क्लास है ऑल्टो और वैगनार की, क्या हम समझते हैं कि ये मूव ऑन हो सकती है हॉनरी की तरफ, या इस तरह की क्या सिचुएशन बन सकती है कि ये जो दो लोग हैं यानी कि एक क्लास है हमारे पास, एक ऑल्टो की एक वैगनार की, वो किसी ना किसी तरीके से 4 मिलियन के अंदर हॉनरी के या कोई इससे मिलती जुलती क्लास के अंदर मूव ऑन हो सके। तो शकील भाई आप इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, ये जो दो ब्रांड्स आपने बताए, एक सुजुकी ब्रांड के अंदर जो दो मॉडल्स के बारे में आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि अगर हम कंपेयर करें होनरी को इन दो ब्रांड्स के दो मॉडल्स के साथ, ऑल्टो या वैगन आर, मेरे हिसाब से जो फीचर्स होनरी दे रहा है या जो उनकी बिल्ड क्वालिटी है या उनका जो डिज़ाइन है, ये दोनों से काफ़ी बेहतर है। लेकिन चूंकि मैंने पर्सनली इसमें कुछ इश्यूज, क्वालिटी डिफेक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं, और अगर वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाए तो मेरे हिसाब से ये दोनों मॉडल से ये कार अच्छी कार है। स्पेशली इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी, इस कैटेगरी की कोई भी पाकिस्तानी लोकली असम्बल्ड कार के अंदर वो फीचर्स दिए गए हैं। जिसके अंदर जो है एयर बैग्स है, सेंसर्स दिए हुए हैं, स्पेशियस कार है, डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है इसका, कॉस्ट इफेक्टिव है। इन्हें मेंटेनेंस या फ्यूल की कॉस्ट अगर आपके पास सोलर सिस्टम हो तो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन है, सब्जेक्ट टू जो क्वालिटी डिफेक्ट्स में या दूसरे जो ओनर्स हैं उनको आ रहे हैं। फैक्ट्री इसके हवाले से या कंपनी इसके हवाले से कितना सीरियस है और कितना क्विकली और प्रोफेशनली उनका सोल्यूशन देती है, तो उसके बाद डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिचुएशन यानी कि थोड़ा सा मामला जो है वो बेहतर नहीं है जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया। तो अभी हम कराची की जाने मूव होते हैं। अकबर भाई कराची से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है और जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पाक कीवीज कम्युनिटी कार्स के अंदर सुपर एडमिन है और एंड यूजर्स के साथ इनका बहुत ज़्यादा लिंक है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनको मुसलसल मिल रही होती है। तो हम चाहेंगे कि वो एंड यूजर से जो फीडबैक इनको मिल रहा है उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें और उनसे क्वेश्चन जो इनको मिल रहे हैं वो शकील भाई से करें, ताकि हमें थोड़ा सा नॉलेज में और इजाफा हो सके। हॉनरी के ऊपर सारी जो फीडबैक है वो हमें मजीद अकबर भाई की तरफ से मिलेगा। जी, थैंक यू मुबशर भाई फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। तो शकील भाई, थोड़ा से हमने एक पोल रन किया था हमारे हॉनरी वीई ग्रुप के अंदर। उसके अंदर तकरीबन अराउंड देवर 40 रिस्पोंडेंट्स, उसमें से 10 एक्चुअल यूजर्स हैं और बकिया पोटेंशियल इंटरेस्टेड पीपल हैं इन द हॉनरी वीई 2.0। तो उसके अंदर से आप समझ लें कि 70% आर सेइंग कि यार we are hesitant to buy the Honda VE because it has substantial quality issues, या मतलब नेगेटिव फीडबैक और सेंटिमेंट है काफ़ी उसको सराउंड करता है। तो आई थिंक ये काफ़ी कंसर्न है। और दूसरा आई थिंक एक इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिक ये है कि बेस्ड ऑन पब्लिकली नोन इंफॉर्मेशन अराउंड 100+ यूनिट्स हॉन्डरी के प्रोड्यूस हुए हैं। तो उसमें से अगर आप कह लें कि 10%, विच इज़ 10 यूजर्स हमारे ग्रुप में हैं, तो वो 10 के 10 आर अनसेटिस्फाइड विद देयर कार। तो उसकी सेवेरिटी पे डिबेट की जा सकती है कि कितना क्या मसला है। लेकिन
ये एक काफ़ी अलार्मिंग आई वुड से एक है मेट्रिक। और बाकी 90+ जो भी हैं उनका क्या है, क्या उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल है, वी डोंट नो, बट आप प्रिडिक्ट इस तरह कर सकते हैं। तो मैंने भी पर्सनली देखी है, मुझे भी बहुत पसंद आई थी और मैं भी शायद लेने ही वाला था, लेकिन अब जब आप सामने आए और यूजर्स का फीडबैक आया तो हर कोई उसमें रुक गया है। तो मैं चाह रहा था कि कुछ सवाल इससे आपसे पूछूं रिलेटेड में। तो शकील भाई, कोई आप मुझसे प्लीज कुछ क्रिटिकल इश्यूज शेयर कर सकते हैं, मे बी टॉप 2 और 3 आपकी नज़र में, विच आर डील ब्रेकर्स के जिसके बगैर दिस कार इज अ नो गो। तो मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच अकबर भाई। थैंक यू। इसमें सबसे पहले जो जितने भी इश्यूज मैंने अभी तक फेस किए हैं, मतलब मेरे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं ये कार रिसीव किए हुए, उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो कुछ इश्यूज उसमें ऐसे हैं कि कुछ फीचर्स, एक तो जो हमें टेस्ट ड्राइव के लिए जो कार दिखाई गई थी सीबीयू की, कुछ फीचर उसमें मिसिंग है सीकेडी के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। कुछ ऐसा एक फीचर ऐसा है जो कि उन्होंने प्रोवाइड तो किया लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली। इसके अलावा कुछ मेजर इश्यूज है और कुछ माइनर इश्यूज है। इसको अगर प्रॉपरली कैटेगराइज किया जाए, इसकी मैंने एक शीट में पूरा सब कुछ ड्राफ्ट करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसको ज़रा काइंडली स्क्रीन पे दिखाइएगा तो हमारे जो ऑडियंस है वो उस स्क्रीनशॉट को जब स्क्रीन पे देखेंगे पॉज करके वो पूरा रीड भी कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन है। जो टॉप सीरियस इश्यूज है मेरे हिसाब से, सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि इसकी सस्पेंशन सिस्टम जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मेरे वाले केस में फैक्ट्री इज काइंड इनफ कि उन्होंने चारों मेरे शॉक्स, फ्रंट और रियर के चारों शॉक्स जो है ना, उन्होंने रिप्लेस कर दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इस इनको रिप्लेस करने से पहले फैक्ट्री को चाहिए था कि इन शॉक्स को, ना सिर्फ इनको बल्कि दूसरे भी वेंडर्स को क्वालिफाई करके उनके शॉक्स को डिफरेंट कार्स के अंदर टेस्ट करते, एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है एट द फैक्ट्री लेवल, रादर कि वो हम एंड यूजर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें। ये मेरा एक बहुत सीरियस कंसर्न है। तो उसका इवेंचुअली रिजल्ट ये निकला कि जब वो शॉक्स रिप्लेस हुए तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। नो डाउट कि उनकी इंटेंशन बड़ी अच्छी है, उन्होंने इन्वेस्ट भी किया, उनको रिप्लेस भी किया, लेकिन अगर वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है तो उनको इस तरह की अनप्रोफेशनल, मेरे ख्याल में, प्रोसेसेस में नहीं जाना चाहिए। उनको प्रॉपरली इसकी फैक्ट्री लेवल पे टेस्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद जब कंक्लूड करें प्रॉपर सोल्यूशन तो उसको फिर रिकॉल में जाए। तो सबसे बड़ा इशू सस्पेंशन का है। सस्पेंशन के जो इश्यूज है उसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं फर्दर तो इसमें 3 एलिमेंट्स है मेरे हिसाब से। एक तो इसके शॉक्स हैं, दूसरा इसके स्प्रिंग जो इस पे लगे, और तीसरा इसके टायर की क्वालिटी। अभी शॉक्स तो रिप्लेस हो गए लेकिन प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। मेरे हिसाब से स्प्रिंग की भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको भी रीएड्रेस करना चाहिए, उसको प्रॉपरली एवेलुएट करना चाहिए, उसको अब प्रॉपर उसकी रिप्लेसमेंट एनहेंसमेंट होनी चाहिए। और साथ में उनको फैक्ट्री लेवल पे टायर्स को भी रिप्लेस करके किसी अच्छे टायर के साथ उस पर भी देख करना चाहिए कि टायर रिप्लेसमेंट करने के बाद कितने परसेंट उस पर इंप्रूवमेंट होती है, राइडिंग कंफर्ट कितना इंप्रूव होता है। तो सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो सस्पेंशन का है। दूसरा इशू जो है इसके अंदर वो ये आया है कि कार वॉश करने के बाद इसकी जो रियर साइड पे जो ड्रेनेज रूट है उसके अंदर इसके रियर लाइट्स की कनेक्टर ग्रिप्स इस पोजीशन पे लगे हुए हैं कि जब वो पानी, या बारिश का पानी हो या कार वॉश का पानी हो, वो उसमें एक्यूमुलेट होता है वो कनेक्टर ग्रिप्स के अंदर, और उससे इवेंचुअली शॉर्ट सर्किट जनरेट होती है जिसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती है। ये एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। इससे इवन आपका जो हाई वोल्टेज सर्किट है वो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपकी बैटरी खराब हो सकती है, एक मेजर फॉल्ट आ सकता है इससे। अनफॉर्चुनेटली ये इशू है, ये नॉन इशू है, ये अभी तक मेरे नॉलेज में दो ओनर्स को आ चुका है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। फैक्ट्री को सीरियसली इसको लेना चाहिए, इस पर रिकॉल इनको इनिशिएट करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए कि इस तरह के और भी इशू हो सकते हैं। ये भी तो एक चीज अभी सामने इसलिए आई कि अभी तक चूंकि मेरे खरीदने के बाद कोई बारिश नहीं हुई, और मैं इसको बड़ा केयरफुली वॉश करता हूँ घर के अंदर ही, इसको दायरे के प्रेशर वॉशिंग से मैंने अवॉइड करता हूँ, इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है इसके अंदर। तो जब बारिश होगी तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन जितने भी यूजर्स हैं सारे इफेक्ट होंगे इससे। ये एक सीरियस कंसर्न है मेरा। इसके अलावा छोटे मोटे इश्यूज तो हैं, माइनर इश्यूज है, लेकिन ये दो जो इश्यूज है मेरे हिसाब से ये मेजर है। इससे एक तो कॉस्ट इफेक्टिव इश्यूज है, हमें इससे इनकन्वीनियंस भी है, और इससे डिफेक्ट ऐसा भी जनरेट हो सकता है कि गाड़ी जो है ना वो एक मेजर डैमेजेस की तरफ चली जाए।
तो मेरे हिसाब से ये मेजर इश्यूज है। बाकी माइनर इश्यूज है, अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको माइनर इश्यूज भी बता दूंगा। तो शकील भाई, बस ऑडियंस की और क्लैरिटी के लिए प्लीज आप सस्पेंशन इश्यूज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आवाज आती है, किसी ने कंप्लेन की है हमारे ग्रुप के अंदर के दो तीन बंदे बैठे हैं तो वो बिल्कुल बैठ ही आती है। सो कैन यू प्लीज प्लीज एक्सप्लेन दिस जस्ट अ लिटिल बिट। जी। अच्छा, अगर हम लोग देखें, एक रेफरेंस होता है जरूर। अब मैं इसको किसी अच्छी लग्जरी कार के साथ तो कंपेयर नहीं करूंगा। जाहिर है मेरे पास एसयूवी है तो मैं कतन उसको एसयूवी के साथ, या मेरे पास अच्छे ब्रांड के सेडान है तो उसके आप साथ ऑल्टो कंपेयर से नहीं कर कर लें। रहा हूँ। हाँ, जी। ऑल्टो से कर तो लें मैं आप। अगर आल्टो के साथ इसको कंपेयर करूं तो आल्टो की सस्पेंशन इससे बहुत अच्छी है। तो अगर आल्टो की लेवल पे ही इसकी सस्पेंशन हमें दे दी जाए तो मेरे हिसाब से मैं तो फुली सेटिस्फाई हो जाऊंगा। अब इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं? एक तो चलते हुए एबनॉर्मल साउंड्स आते हैं। दूसरा, अगर आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर जैसे ही गुजरते हैं तो स्प्रिंग और जो शॉक्स है वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं करते हैं, वो सूटेबल ही नहीं है। तो उससे होता ये है कि वो एक जर्क जनरेट होता है जो कि रेयर पैसेंजर्स को इससे काफी कोफ्त होती है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर तीन पैसेंजर पीछे बैठे तो गाड़ी ऑलमोस्ट स्पीड ब्रेकर के ऊपर टच होती है नीचे। नो डाउट कि इन्होंने सीबीओ के बनस्बत सीकेडी की जो ग्राउंड क्लियरेंस इन्होंने काफी इंप्रूव की है। मेरे हिसाब से 200 mm, एमटी कार के 200 mm है। लेकिन अगर इसमें तीन बंदे पीछे बैठे और दो बंदे आगे बैठे हुए हों तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस नॉर्मल रोड के ऊपर तो कोई मसला नहीं देती, लेकिन अगर अनइवन सरफेस हो, रोड की कंडीशन सही नहीं हो या स्पीड ब्रेकर हो तो उस पर गाड़ी टच होती है, एबनॉर्मल साउंड जनरेट होता है जो कि बहुत बॉदरिंग करता है। और स्पेशली जो गाड़ी नीचे टच होती है ना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो ये मेजर इश्यूज है मेरे हिसाब से। और इसके टायर भी बहुत हार्ड है। ये तो बहुत कॉमन इशू है पाकिस्तान में। आपको पता है कि जो लोकली असेंबल्ड कार्स होते हैं उसके लो प्रोफाइल टायर यूज किए जाते हैं। जी इसके जी 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 इसके जो टायर्स है ये वही टायर्स है जो कि सीबीओ में इंस्टॉल है, तो इस पे मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन जी एटलीस्ट कंपनी को ये टेस्ट जरूर कर देना चाहिए कि इसमें अगर हम अच्छी क्वालिटी के टायर्स लगाएं तो ये जो सस्पेंशन का इशू है ये कितना परसेंट इंप्रूव हो सकता है। एंड आई बिलीव के ओनर्स बी विल रेडी टू इन्वेस्ट इन गुड टायर्स बेसिकली। जी जी। और अच्छा। शकील भाई, जस्ट जस्ट बिफोर आई कंक्लूड, दूसरा बस ये था कि जो आपने लाइट्स का इश्यू बताया है, उस केस में आपकी गाड़ी बेसिकली वो स्ट्रैंडेड, मतलब खड़ी हो गई थी वो। जी जी तो बिल्कुल। ये भी एक बहुत मेजर इशू है कि ऑब्वियसली बारिश तो कभी भी पड़ सकती है, क्या हो सकती है। तो इस पे भी एक फॉर्मल रिकॉल डेफिनेटली होना चाहिए और प्रोएक्टिवली इसके जो लोकेशन है लाइट बल्ब होल्डर का, उसको या तो चेंज किया जाए या जी, कुछ उस पर वाटर कुछ प्रूफिंग की प्रोटेक्शन जाए दी जाए, कि प्रॉपरली। जी वाटर जी जी प्रूफिंग की जाए। जी जी जी। जी। उसके उसकी जो बिल्कुल। लोकेशन है उसको रीलोकेट किया जाए एज वेल एज उसकी प्रॉपर जी वाटर प्रूफिंग की जाए। ना सिर्फ जी इसकी, दिस इज अ रेड जी। फ्लैग। क्योंकि रेड फ्लैग। ये जी एक कनेक्टर में इशू आया है, वो मैंने सिर्फ जी फेस किया और एक और जी ओनर ने फेस किया है। हो जी सकता है कि दूसरे कनेक्टर्स भी, मतलब रिस्क वहां भी हो, लेकिन वहां तक पानी पानी चूंकि अभी तक बारिश नहीं हुई है तो वहां जी तक पानी एक्सपोजर जी नहीं हुआ है। तो जी इनको क्या करना चाहिए कि इसको प्रॉपर स्टडी करें। इसके तमाम जी जो वीक पॉइंट्स है जो स्पेशली एक्सपोज टू रेन वाटर हो सकते हैं या वॉश वाटर हो जी सकते हैं, उन सबको स्टडी जी करके सबको ही रीइंफोर्समेंट उसकी प्रॉपर वाटर प्रूफिंग की जाए मेरे जी हिसाब से ना। जी। एक ठीक है। प्रॉपर रिकॉल होना थैंक चाहिए यू। उसके ऊपर। जी जी जी, मुबशर भाई, ओवर टू यू। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए एज ए ओनर आपको हॉनरी के अंदर, तो ये हमें बताएं कि आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर फैक्ट्री की तरफ से या ऑन जो यानी कि जो भी स्टाफ है हॉनरी का, दीवान का, उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? आप उसके रिस्पांस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? खास तौर पे आफ्टर सेल सर्विसेज प्रॉब्लम्स तो आपको आ रही हैं, लेकिन क्या सोल्यूशन भी उसका मिल रहा है आपको या कि नहीं? जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्चुनेटली इन एक तो एक नई गाड़ी लेने के बाद एक फ्रस्ट्रेशन ये हुई कि इसमें क्वालिटी इश्यूज आए। क्वालिटी इश्यूज मैंने सारे एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि हम लोग वो जो शीट है वो स्क्रीन पे चला देंगे और लोग पास करके उसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं, हमारे पास चूंकि लिमिटेशन है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इश्यूज तो तकरीबन 15-16 इश्यूज मुझे पर्सनली आए हैं। इसके अलावा ग्रुप में और भी ओनर्स हैं जिनको और किस्म के यूनिक किस्म के इश्यूज है जो कि हम आप लोग के ऊपर है कि आप नेक्स्ट सेशंस में उनको भी कवर कर लें। तो अच्छी बात मेरे हिसाब से ये है कि ना सिर्फ दीवान फैक्ट्री बल्कि जो उनकी लोकल डीलरशिप और सर्विस सेंटर है बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सीरियसली हमारी बात सुनते हैं और उस पर क्विक एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। जो उनकी मतलब दायरे इख्तियार में होती है चीज़, वो इमीडिएटली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। मेरे दो इश्यूज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा हेडलाइट का भी इशू आया था और मेरे सस्पेंशन का जो इशू है। अब जो हेडलाइट का इशू है उसको मैं कह सकता हूँ यूनिक कैसे, क्योंकि
दूसरे जो ओनर्स है किसी ने कंप्लेन नहीं किया, तो मेरा कोई यूनिक केस हो सकता है। दोनों केसेस में रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, इसमें कोई एडजस्टमेंट या कोई फाइन ट्यून की जरूरत नहीं थी, रिप्लेसमेंट केस थे। तो इसमें मुझे विद इन 40 डेज उन्होंने रिप्लेसमेंट किए, चारों शॉक्स भी और हेडलाइट्स भी। इस पे उन्होंने टाइम लिया 40 डेज, नो डाउट कि मैंने वेट भी किया उसके लिए। लेकिन उन्होंने प्रॉपर इसको इंस्पेक्ट किया, उसकी रिपोर्ट जनरेट की, जो ड्यू डिलिजेंस थी उन्होंने की, प्रॉपर जो उनके डॉक्यूमेंट्री उनके एविडेंसेस उनको चाहिए थे, रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ उन्होंने किया। उनकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है। जिस चीज पे मुझे ऑब्जेक्शन है वो ये है कि उनका जो अप्रोच है वो सही नहीं है। अप्रोच ये होना चाहिए था कि जिस तरह सस्पेंशन मैंने पहले भी अर्ज किया कि उसको प्रॉपरली टेस्ट किया जाता फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद जो प्रॉपर सोल्यूशन होता वो रिकॉल होता ना। ये इस चीज का वेट ही ना करे कि लोग को जब भी प्रॉब्लम होगा तो हम उनको सोल्यूशन देंगे, बल्कि जब उनको पता चल जाए कि एक नोन इशू है, तो पूरी दुनिया में ये तो एक मेरे ख्याल में एक कॉमन चीज है कि इसमें कोई शर्माने की कोई बात नहीं होती है कि आप रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल का मतलब ये नहीं कि सारी गाड़ियां बैक टू फैक्ट्री जाएंगी। रिकॉल का मकसद ये है कि आपने इंडोर्स किया और इससे आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा अपने ओनर्स के साथ, और आप अपनी लोकल जो भी डीलरशिप, आपके नियरेस्ट डीलरशिप, उसमें जाए और आपको सोल्यूशन मिल जाए। ना सिर्फ ना कि आप वेट करें कि आपको प्रॉब्लम आएगी और उसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। दिस इज रिकॉल। तो मैं समझता हूं कि उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। जितनी दफे भी मैंने कांटेक्ट किया मेरी बात बहुत तवज्जो के साथ सुनी गई है। मुझे रिस्पॉन्स भी उन्होंने एज क्विक एज पॉसिबल दिया है। उनकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है, दे आर रेडी टू गो टू एनी लेवल टू रिजॉल्व और इश्यूज। अब मेरे हिसाब से टेक्निकल टीम, जो डिसीजन मेकिंग टीम है उनकी, क्योंकि जाहिर है सर्विस सेंटर के हाथ में तो ये चीज़ें नहीं होती है, जो डिसीजन मेकर्स है फैक्ट्री लेवल, वो किस मरहले से गुजर की या क्या उनकी थॉट प्रोसेस है कि वो क्यों जो प्रोफेशनल अप्रोच है उसको अडॉप्ट नहीं करे, उनकी क्या लिमिटेशन है, आई कैनॉट कमिट ऑन दिस। लेकिन उनका जो अभी तक का जो जितना भी मैंने देखा है कि आफ्टर सेल सर्विस उनकी जो कम्युनिकेशन रही है, उनकी जो इंटेंशन है, उनका जो कॉपरेशन लेवल है, वो बेहतरीन है मेरे हिसाब से। उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बेसिकली। यहाँ पे हम फवाद भाई को दोबारा लाइन पे लेते हैं। यानी कि फवाद भाई से पूछना चाहेंगे, एज ए ईवी एक्सपर्ट, वो बहुत ज़्यादा इन टच है ईवी ओनर्स से भी और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी बताएं कि ऑनरी को वो किस लेवल पे देख रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो को हम बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी प्रोडक्ट की मार्केट को ख़राब करें, बल्कि इसका पर्पज़ ये है कि कस्टमर की जो आवाज़ है वो कंपनी तक जाए और जो इश्यूज़ ओनर्स को आ रहे हैं वो रिज़ॉल्व करें। क्योंकि हम खुद चाहते हैं ईवीज़ पाकिस्तान में नज़र आएँ, और हॉन्डी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है ईवी अडॉप्शन के लिए। और दीवान के पास 1 साल है जो वो अपनी मार्केट बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कंपेटिटर्स अपनी छोटी ईवीज़ लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे एज सीकेडीज़। और फिर अगर उस वक्त तक हॉनरी के मसले सॉल्व ना हुए तो इनको अपना प्रोडक्ट सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको चाहिए कि ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करें। और जैसे शकील भाई ने सस्पेंशन इश्यूज़ का मेंशन किया, तो वो उसको अगर एज एग्जांपल लें तो उनको चाहिए कि वो फैक्ट्री में 2-3 यूनिट्स में डिफरेंट वेंडर्स से वो सस्पेंशन पार्ट्स लें, उनको वहाँ पे इंस्टॉल करें, उसको टेस्ट करें। उसमें से जो सबसे बेहतर फाइनल हो, उसको खुद प्रोएक्टिवली कस्टमर्स को बोलें कि वो आएँ डीलरशिप्स पे और उनको वो पार्ट्स रिप्लेस करके दें। तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच की यहाँ पे ज़रूरत है। जी ऐसे ही है, यानी कि टेस्टिंग प्रोसेस है या इस तरह की जो भी लॉन्चिंग से पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि एंड यूज़र्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। अगर आप एंड यूज़र्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो फिर आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि एंड यूज़र्स जो है वो ही आपका यानी कि एक एसेट है। आप उनको अच्छी सर्विसेज देते हैं या अच्छी प्रोडक्ट देते हैं तो वो आपको उसका पॉजिटिव, ना सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक देते हैं बल्कि आपको बहुत से एंड यूज़र्स भी देते हैं। तो अकबर भाई को मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा साथ अपने, कि जो डाटा शीट है जो कि हमें ईवी कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर मिल रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें। पहले भी आपने कुछ टच दिया है कि फीडबैक किस तरह का आ रहा है एंड यूजर्स की तरफ से और एक्सपर्ट की तरफ से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी थैंक यू मुबशिर भाई। तो बेसिकली कंफ्यूजन है जो नज़र आ रहा है हमारे ग्रुप के अंदर। माशाल्लाह मैंने अभी चेक किया, अराउंड 280 मेंबर्स हैं हमारे पास ग्रुप के अंदर। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेटिस्टिक। लेकिन नॉर्मली कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं हम लेना चाह रहे हैं, हम बुक करना चाह रहे हैं, कैसा फीडबैक है।
फिर ओनर्स फीडबैक अपना देते हैं, फिर एज एडमिन्स हम लोग भी पिच करते हैं कि यार प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाएं, जब तक ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं ये सॉर्ट आउट नहीं होते। तो पर्सनली स्पीकिंग मुबशिर भाई, मैंने इसकी सीबीयू की भी टेस्ट ड्राइव ली है, देखी भी है, और मुझे पर्सनली बहुत प्रोडक्ट पसंद आया था, तो मैं खुद बहुत बुलिश था, मतलब कि मुझे था ये बहुत अच्छी सक्सीड करेगी। तो अभी बस एकदम से इसकी हाइप में पता नहीं क्या हुआ है, रुक गई है हाइप, क्या है। तो वो जो कंज्यूमर सेंटिमेंट या मैं वो इंथुजियाज्म जो मैं देख रहा था पहले, वो अब नहीं नजर आ रहा। तो आई गेस मेरी बस एक ही ये रिक्वेस्ट होगी सीनियर मैनेजमेंट से, या जो भी इंचार्ज है इंजीनियरिंग के अंदर, के प्लीज इन इश्यूज को सीरियसली और हंगामी तौर पे इनको रिजॉल्व किया जाए। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट इफ़ यू टेक इट लाइटली और कैजुअली, या आप यूजर्स पे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे विद होपिंग के खुद ही सही हो जाएगा, फिगर आउट हो जाएगा, तो इस तरह नहीं चलेगा। एंड एज फवाद भाई क्लियरली सेड, 1 डेढ़ साल में बहुत बड़े जगरनॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे ईवी सेक्टर के अंदर। एक तो मोस्टली सबको ही को कर भी इंथुजियस्ट हम रेकमेंड कर सकें कि यार हाँ, आप गो अहेड एंड बाय द हॉनरी वी। आप, इन माय ओपिनियन मुबशिर भाई, आप रेकमेंड वही चीज करो जो आप खुद भी लो, मतलब डबल स्टैंडर्ड नहीं लो। आप देखें ये है, और डीलरशिप और में आप अच्छा, लेकिन आप समझ गई है कि यार मसले हैं। तो आई थिंक सोल्यूशन के पहले जाने से पहले एक्सेप्ट करना कि हाँ इश्यूज हैं, पहले आप एक्सेप्ट करें, फिर आप सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो दीज आर जस्ट फ्यू क्विक थॉट्स फ्रॉम मी। तो बाकी आई एम होपिंग इंशाल्लाह ये इश्यूज जल्द से जल्द रिजॉल्व हों, ताकि और बुकिंग्स आ सकें, डिलीवरीज आ सकें। और ऑनेस्टली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हॉन्ड्री 3.0, ये इनकी 30 किलोवाट वाला वर्जन है, लेकिन आई एम गेसिंग के सेल्स रुक गई हैं या स्टैग्नेंट है, जिसकी वजह से वो भी अभी तक मार्केट में नहीं आई है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड मुबशिर भाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप एंड यूजर्स को सेटिस्फाई नहीं करते, जैसा कि पाक ईवीज आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2 साल से हम इसी लाइनअप पे हैं और मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। ईवीज के हवाले से स्कूटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप मिला पाक ईवीज से रिलेटेड, और अब हम कार्स के ऊपर भी जा रहे हैं। शकील भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, एज ए एंड यूज़र उन्होंने हमें ज्वाइन किया और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सारे का सारा बताया, ताकि जो भी यानी कि दोस्त लेना चाह रहे हैं या खरीदने के मूड में है, वो पहले देख लें कि आखिर ये कार वैल्यू फॉर मनी बनती है या कि नहीं। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब अकबर साहब का, कराची से ज्वाइन किया है, और फवाद भाई का, इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था और पूरा यानी कि एक्सपर्ट व्यूज लिए थे। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पाक ईवीज कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं और वहीं पे आपको आंसर मिलेंगे। बहुत ही क्विक क्वेश्चन होते हैं, क्विक आंसर मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है कि बिल्कुल इस वीडियो का मैं फाइनल वर्डिंग दोबारा कर दूं कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल को यानी कि ऐसा शो करें कि ये बिल्कुल बेकार है या बिल्कुल यानी कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आए पाकिस्तान के अंदर वो प्रॉपर आए और यहाँ के जो आवाम का पैसा है वो प्रॉपर जगह पे जाए, ताकि हम ग्रीन फ्यूचर की तरफ जा सकें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच मुबशर भाई। थैंक यू। बस।